Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 12 National Movement Fulfillment. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here, we have completed everything in part 1 and part 2. Start part 3 with Purna Swaraj. Okay. स्टूडेंट 1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ कहाँ पर लाहौर में, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन कब हुआ? 1929 में। यहाँ पर प्रेसिडेंट बने कौन इस कांग्रेस सेशन के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, लाहौर में सेशन हुआ कांग्रेस का 1929 में। प्रेसिडेंट बने इस सेशन के जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड द रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज। और उन्होंने किस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है। ट्राई कलर कांग्रेस फ्लैग इस दिन उन्होंने अनफ्लर किया और 26 जनवरी 1930 को फिक्स कर दिया कि भैया ये पूर्ण स्वराज डे है और इंडिपेंडेंस डे है। हुई बात क्लियर? पूर्ण स्वराज डे कब मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को। ऐसा लाहौर सेशन में फिक्स हो गया, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने तिरंगा भी लहरा दिया। ट्राई कलर कांग्रेस का जो फ्लैग था उस टाइम का, उसको भी फहरा दिया। ठीक हुई बात? डियर स्टूडेंट, अब तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया था, जो कि बात यही हुई थी कि विद इन अ ईयर आपको हमें डोमिनियन स्टेटस देना है, पर डोमिनियन स्टेटस तो मिला ही नहीं। तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि चलो भाई अब हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अंडर होम? अंडर गांधी जी लीडरशिप। गांधी जी की लीडरशिप में अब हम स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये बात की कांग्रेस ने। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अब तक इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया था। ठीक है बात? नेशनलिस्ट वर आस्क्ड टू बाइकॉट इलेक्शंस एंड रिजाइन फ्रॉम लेजिस्लेचर। जितने भी नेशनलिस्ट थे उनसे कहा गया कि चलो भाई अब कोई इलेक्शन हम लोग नहीं लड़ेंगे, बाइकआउट करो इलेक्शंस को और अपने लेजिस्लेचर में जहां पर भी आप हो उसको रिजाइन कर दो। ठीक है। उस टाइम जो पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेटिव हाउस होते थे, वहां पर रिजाइन देने को बोल दिया। ठीक है बात? चले अब हम स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम 1930 से स्टार्ट होकर कब तक चलेगा? 1934। 4 ईयर चलेगी सिविल डिसोबीडियंस। ये जो 4 ईयर रहेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत पीक पे आएगी, फिर डिक्लाइन हो जाएगी, फिर स्टार्ट होगी, फिर डिक्लाइन हो जाएगी और फिर इसको मोमेंटम नहीं मिलेगा। 34 में फाइनली ये खत्म हो जाएगी। अच्छा बच्चों, आप लोगों को डिसओबे करने का मतलब तो पता होगा ना? ओबे होता है एक, और इसी में हम क्या लगा दे? डिसोबे। ओबे का मतलब आज्ञाकारी, डिसोबे मतलब अवाज्ञा, अवज्ञा, है ना? ओबे करना मतलब आज्ञा मान लेना और डिसोबे मतलब अवज्ञा, मतलब आज्ञा नहीं मानना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स की बात, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे। ठीक है बात? चलो, दांडी मार्च। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया सत्याग्रह से अगेंस्ट सॉल्ट लॉ। देखो, नमक एक ऐसी चीज है जिसको रिच और पुअर दोनों ही बराबर क्वांटिटी में खाते हैं। उसके ऊपर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लगा देती थी। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर मुझे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना ही है तो मैं इससे किससे करता हूँ? सॉल्ट से, जो कि एक कॉमन बाइंडिंग का काम करेगा। ठीक है। तो उन्होंने सत्याग्रह किया अगेंस्ट सॉल्ट लॉ। अंडर दिस लॉ, इस लॉ में नो बडी कुड मैन्युफैक्चर सॉल्ट इन इंडिया। ये जो सॉल्ट लॉ था, सॉल्ट लॉ मतलब इसका हिंदी होता है नमक कानून। और ये जो नमक कानून था, ये ऐसा कानून था जिसमें सॉल्ट कोई भी नहीं बना सकता था गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। गवर्नमेंट की अथॉरिटी से ही सॉल्ट बना सकते थे आप, उनसे विद परमिशन के साथ ही, अदरवाइज नहीं। देखो, सॉल्ट नेचर में फ्रीली अवेलेबल है। रॉक की सॉल्ट होती हैं, भले वो ब्लैक सॉल्ट हो या पिंक सॉल्ट हो। वाइट सॉल्ट आपको ओशन से मिल सकता है। ठीक है। पर इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा टैक्स लगाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको स्टार्ट करेंगे बाय ब्रेकिंग दिस लॉ। विच लॉ? सॉल्ट लॉ। ठीक है।
क्योंकि बेटा जो नमक है उसको हर व्यक्ति यूज करता है, तो ये यूनाइट करेगी सोसाइटी के हर सेक्शन को। ठीक हुई बात। एज सॉल्ट वॉज यूज बाय एवरीबडी, सॉल्ट हर कोई यूज करता है, हम सब यूज करते हैं। एंड वुड यूनाइट ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल, सारे सेक्शंस को ये सॉल्ट यूनाइट कर लेगा। कटिंग अक्रॉस बैरियर ऑफ क्लास, जो पहले बैरियर होते थे क्लास के कि भाई ये आपकी ये जो चीज है जब में आप बात करें ये रिच यूज करता है या ये पुअर यूज करता है, यहाँ पीजेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पर वर्कर्स की बात हो रही है, यहाँ पर लैंडलेस फार्मर की बात हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं था इस मूवमेंट में। इसमें सॉल्ट की बात हो रही थी विच इज कॉमन फॉर ऑल। ओके, तो इसमें क्लास का कोई बैरियर नहीं था, कास्ट का कोई बैरियर नहीं था कि अपर कास्ट की बात करें या लोअर कास्ट की, रिलीजन हिंदूज की बात करें या मुस्लिम की, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहुत सोच समझ के गांधी जी ने किसको सिलेक्ट किया, सॉल्ट को, और दांडी मार्च स्टार्ट किया। 385 किलोमीटर वॉक किया उन्होंने, कितना, 385 किलोमीटर उन्होंने वॉक किया। साबरमती आश्रम से लेके वो कहाँ पहुंचे, दांडी। 240 माइल्स की ये पूरी यात्रा थी, लगभग 385 किलोमीटर। ठीक है बात। जो शुरू होती है बेटा कहाँ से, साबरमती आश्रम से। कब शुरू होती है, 12 मार्च 1930 को, और खत्म होती है कोस्टल विलेज दांडी में कब, 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने इस यात्रा को स्टार्ट किया 12 मार्च 1930 में। कहाँ से बेटा, साबरमती आश्रम से। कहाँ खत्म किया, कोस्टल विलेज दांडी पे। कब किया, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, बहुत सारे लोग रास्ते में गांधी जी को ज्वाइन करते गए, है ना, पूरे रास्ते भर लोग उनके फॉलोअर्स बनते गए, उन्हें ज्वाइन करते गए। दांडी जो कोस्टल एरिया था, समुद्र के किनारे, है ना, कोस्टल एरिया क्या, ये जो पूरा एरिया है इंडिया का, ये क्या है, ये कोस्टल एरिया है ना। तो गांधी जी ने यहाँ से नेचुरल सॉल्ट को उठाया और सॉल्ट लो को ब्रेक ब्रेक किया, नहीं तो ऐसे किसी को परमिशन नहीं थी वहां से सॉल्ट को उठाने की, पर गांधी जी ने ऐसा किया और सॉल्ट लो को ब्रेक कर दिया। दिस स्पार्क्ड अ वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यहीं से शुरू होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश लॉ को हर जगह तोड़ा जाने लगा। शॉप्स ने फॉरेन गुड को, लिकर को सेल करना बंद कर दिया, और उन शॉप्स के सामने पिकेटेड होने लग गया। पिकेटिंग क्या होती है, या पिकेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे ये रही शॉप, ये लिकर शॉप है, तो बहुत सारी लेडीजें इस तरीके से यहाँ खड़ी हो जाएंगी बेटा, और किसी भी बायर को अंदर नहीं आने देंगी। ठीक हुई बात, किसी को अंदर आने नहीं देंगी तो सेलिंग ही नहीं होगी। तो फॉरेन गुड्स और लिकर के शॉप्स को पिकेटेड किया गया। पिकेटेड मतलब हाथ पकड़ के खड़े हो जाना, किसी को अंदर नहीं आने देना। बिजनेस हुआ ही नहीं, प्रोटेस्ट हुए, एंट्रेंस को ब्लॉक कर लिया गया। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, ऑफिसेज थे, लॉ कोर्ट्स थे, उन्हें लोगों ने बायकॉट कर दिया। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, पीजेंट्स ने तो लैंड रेवेन्यू टैक्स देना ही बंद कर दिया। जो लैंड रेवेन्यू उनसे कलेक्ट किया जाता था उन्होंने मना कर दिया, भाई अब हम नहीं देंगे। बेटा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स प्रोविंसेस हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ पर जो खान अब्दुल गफर खान थे, इनका एक ग्रुप था, वॉलंटियर्स का एक ग्रुप था, जिन्हें बोलते थे खुदाई खिदमतगार, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। इन्होंने भी टैक्स देने से मना कर दिया। खान्स कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, और जो खान अब्दुल गफर खान थे, ये भी नॉन वायलेंस में फर्म बिलीव रखते थे, इन्होंने भी कभी वायलेंस नहीं किया, इसलिए लोग इन्हें प्यार से फ्रंटियर गांधी कहते थे। इन्हें टाइटल ही मिल गया, उपाधि मिल गई, किसकी, फ्रंटियर गांधी की। आई बात समझ में, फ्रंटियर गांधी किसे बोलते हैं हम, खान अब्दुल गफर खान को। इनके जो ग्रुप था उस ग्रुप का नाम क्या था, खुदाई खिदमतगार। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। अब हम आ गए हैं बच्चा 1931 में। 1931 में सेशन हुआ कांग्रेस का कराची। ठीक है, कांग्रेस ने यहाँ पर 2 रिजोल्यूशन पास किए। पहला था कि हम लोगों को फंडामेंटल राइट देंगे, फंडामेंटल की राइट यहाँ पर हुई बात।
स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये जो राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स की बात यहीं से हो रही है, 1931 के सेशन से ही हो रही है, कराची सेशन से। और पहला रिजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट के लिए, और दूसरा रिजोल्यूशन था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए, कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बैडली इफेक्ट हुई है अंडर कॉलोनियल रूल, अंडर ब्रिटिश रूल। तो हमको इसको भी अपलिफ्ट करना है, इसको वापस से अच्छी ग्रोथ देना है, डेवलप करना है। तो अब हमें इकोनॉमिक प्रोग्राम इंक्लूड करने पड़ेंगे, तभी तो हमारी इकोनॉमी रिवाइव होगी। तो हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स हो, बेसिक एजुकेशन हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक प्रोग्राम ने हमने किस किस को इंक्लूड किया स्टूडेंट? इकोनॉमिक प्लानिंग को, लैंड रिफॉर्म्स को, बेसिक एजुकेशन को और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, जिनके बिना इकोनॉमिक सक्सेस पॉसिबल नहीं थी। वो सारे एलिमेंट हमने इंक्लूड किए। अब बात होगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, समन करने का मतलब होता है कॉल करना, उसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई थी स्टूडेंट्स? जो साइमन कमीशन आया था, अभी हम लोगों ने देखा था ना, साइमन गो बैक के नारे लगाए थे थोड़ी देर पहले पार्ट 1 या पार्ट 2 में। तो जो साइमन कमीशन आया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बारे में बात कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, ये चेंजेस होना चाहिए, उसकी उसी साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस पे बात करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। किसने बुलाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। कांग्रेस ने फर्स्ट को बायकॉट कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करके गांधी जी सेकेंड वन में पार्ट लेने पहुंचे। लंदन में हो रही थी ये, वो लंदन पहुंच गए गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि भाई आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे दें। ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं देंगे। गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया बच्चा, बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे, वॉलेंटियर्स थे, उनको जेल में डाल दिया। इवन गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। और लेफ्ट लीडर लेस द मूवमेंट लॉस्ट डायरेक्शन। अब बेटा लीडर ही नहीं होगा तो किसी मूवमेंट में डायरेक्शन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। देखो फिर से इस पैराग्राफ को समझना। 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, ठीक है। किसको डिस्कस करने के लिए? साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन को डिस्कस करने के लिए। कांग्रेस ने पहली वाली को बायकॉट कर दिया, गांधी जी ने सेकेंड को अटेम्प्ट किया, किसको सस्पेंड करके? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करके। वहां पर गांधी जी ने लंदन में डिमांड की कि भाई हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली नहीं देगी। गांधी जी बोले ठीक है। गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने फटाफट सारे कांग्रेस वॉलेंटियर्स लीडर को अरेस्ट किया। अब अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ बेटा, जैसे ही मूवमेंट लीडर लेस हो गया, उसने डायरेक्शन खो दी। 1932 में ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, सिख को भी दे दिया, क्रिश्चियंस को भी दे दिया, हरिजन्स को भी दे दिया। क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी पता था कि अगर ये लोग सब यूनिटी में रहेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इससे बेटर है इनको आपस में लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, सिख को, क्रिश्चियन को और हरिजन को। किस ईयर में? 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था हमारे सिख को, क्रिश्चियंस को और हरिजन्स को। जैसे ही हरिजन्स को 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, गांधी जी फास्ट पे चले गए, भूख हड़ताल पे चले गए। भाई समझ में आई बात? गांधी जी भूख हड़ताल पे चले गए क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हरिजन्स को भी क्या मिल गया है? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक हुई बात? ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं था, उनका मतलब था कि ये तो बिल्कुल कंट्री को डिसयूनाइट कर देगा अगर इतने सारे लोगों को एक साथ में क्या मिल जाए? सेपरेट इलेक्टोरेट। और स्पेशली हरिजन्स को, क्योंकि हरिजन्स तो भाई कंट्री का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ हरिजन्स नहीं रहते हैं? कौन सा ऐसा कौन है जहाँ हरिजन्स नहीं रहते हैं? तो ये तो एक लड़ाई वाली प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी कि इनको भी अगर हम क्या दे दें? सेपरेट इलेक्टोरेट। इस पे रिजल्ट हुआ पूना पैक्ट। हरिजन्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिलाने के लिए BR अम्बेडकर ने बहुत कोशिश की और यहाँ पर इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट हो गए गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में
किस बात को लेके अंबेडकर का मानना था कि हरिजन्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, क्योंकि जब मुस्लिम्स को मिल गया, सिख को मिल गया, क्रिश्चियंस को मिल गया, तो हमें क्यों नहीं। पर गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, थोड़ा समझो। नहीं, फिर दोनों जन मान गए, गांधी जी भी मान गए, भीमराव अंबेडकर भी मान गए। गांधी जी क्या माने, बी आर अंबेडकर माने। इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो पूना पैक्ट साइन होता है। फिर किस किस के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। पर कांग्रेस की तरफ से पूना पैक्ट को साइन करते हैं मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर। ठीक हुई बात। जबकि बातचीत किसके बीच में खत्म हुई, बी आर अंबेडकर और गांधी जी की। चलो भाई अब शांत रखते हैं, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, आपको हम रिजर्वेशन दे देंगे, कुछ सीट्स पे आपका एक कैंडिडेट खड़ा ही होगा, वही जीतेगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो, ज्वाइंट इलेक्टोरेट के थ्रू रिजर्वेशन ले लो। समझ में आ गई बात। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है बेटा, एक बंदा खड़ा होता उसी कम्युनिटी का, और उसी कम्युनिटी के लोग उसको वोट देते। पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है, आप खड़े हो जाएं और कम्युनिटी सारी मिलके आपको वोट करेंगी। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए बी आर अम्बेडकर मान गए कि हमें रिजर्व सीट दे दो, हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट में भी ठीक है काम चला लेंगे। और इसी बात पे साइन हुआ था बेटा पूना पैक्ट। किस किस के बीच में, मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के बीच में। कहा जाता है किस किस के बीच में, गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच में, क्योंकि बातचीत तो यही दोनों कर रहे थे ना बेटा। और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जो कि कब हुई, 1932 में, लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1932 की जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसी से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935। और कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मोमेंटम भी खत्म हो गया, डायरेक्शन भी खत्म हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैविंग लॉस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन खत्म हो गया और इसे विड्रॉ कर लिया गया 1934 में। देयर आफ्टर गांधी जी डिवोटेड हिमसेल्फ टू द वेलफेयर ऑफ द हरिजन। और उसके बाद जैसे विड्रॉ हो गया, मतलब पूरी तरह खत्म हो गया 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने अपने आप को डिवोट कर दिया किसकी वेलफेयर, किसकी भलाई के लिए, हरिजन्स की भलाई के लिए। अब हम देखेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। जो विमेन पार्टिसिपेशन था नेशनल मूवमेंट में, वो 1885 से ही धीरे 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 करके बढ़ता जा रहा था। 1885 में क्या हुआ था बच्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई थी और करने वाले थे ए ओ ह्यूम, एलान ऑक्टावियन ह्यूम। आई बात समझ में। तो 1885 के बाद से धीरे धीरे ही औरतों का जो पार्टिसिपेशन था नेशनल मूवमेंट में बढ़ता जा रहा था। सारी क्लास की विमेन, रिच पुअर, मूवमेंट को ज्वाइन कर रही थी लार्ज नंबर में। स्पेशली जब गांधी जी ने कहा, कॉल फॉर वुमेन्स फुल पार्टिसिपेशन, की भाई औरतें भी आए इस मूवमेंट में पार्ट लें। औरतों ने बेटा पिकेटिंग, जब वो शॉप्स के आगे जब वो हाथ पकड़ के खड़ी हो रही थी, लाइनें बना रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर मेन को ज्वाइन किया, डोनेशंस कलेक्ट किए। कॉटिंग अरेस्ट बेटा, यहाँ पर ये जो लिखा है ना कॉटिंग अरेस्ट, इसका मतलब होता है उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने मैन के साथ मिलके पिकेटिंग की, डोनेशंस कलेक्ट किए एंड कॉटिंग अरेस्ट, मतलब गिरफ्तार भी हुई। कुछ औरतों ने तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को भी हाथों में ले लिया, वो खुद रेवोल्यूशनरी बन गई। मेनी वीमेन सर्व्ड प्रिजन सेंटेंस एंड सम इवन मार्टर्स, कुछ तो शहीद हो गई, कुछ को जेल भी में भी डाल दिया गया, सालों की सजा उन्हें मिल गई। औरतों ने अपने लिए भी बात की कि हमें राइट टू फ्रेंचाइज या इक्वालिटी चाहिए, वोटिंग राइट की भी बात की। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट डिमांडिंग द राइट टू फ्रेंचाइज, वोटिंग राइट की बात की, समाज में सोसाइटी में इक्वालिटी की भी बात औरतों ने की। गांधी जी ने प्रमोट किया बेटा इक्वालिटी को। गांधी जी के अकॉर्डिंग मैन एंड वीमेन इक्वल होते हैं। गांधी जी ने इसी बात को आगे रखा। उन्होंने औरतों को सपोर्ट किया कि आपको पढ़ना चाहिए और शादी करनी चाहिए बिना डाउरी के, मतलब अगर कोई आपसे दहेज मांगता है आप उससे शादी ना करें, शादी करें बिना दहेज के, पढ़ें। और फिर उन्होंने
औरतों को इस तरीके से भी प्रिपेयर किया, बताया कि किस तरह वो घर के बाहर जाकर भी काम कर सकती हैं। पहले स्टार्टिंग में बहुत थोड़े से स्केल पे थोड़ी औरतों ने प्रोफेशंस को अडॉप्ट किया। मेडिसिन, लॉ, जो पहले बेसिकली किसके लिए रिजर्व थे, मेन के लिए, कि डॉक्टर बनेगा या लॉयर बनेगा, तो कौन ही बनेगा, मेल। तो गांधी जी ने बेटा हरिजन्स के लिए भी बहुत काम किया है और औरतों के लिए भी बहुत काम किया है। जो बेसिकली वो सारे काम जो मेल के लिए रिजर्व थे, अब वीमेन भी कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ गांधी जी। क्योंकि गांधी जी ने उनको उत्साहित किया, उनको मोटिवेट किया कि जाओ पढ़ो लिखो, बिना दहेज के शादी करो और नए नए प्रोफेशन ऑप्ट करो। नाउ टू नेशन थ्योरी, ये वो थ्योरी है जो आज भी हमारा करोड़ों रुपए खर्च करवाती है बॉर्डर सेफ्टी पे। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया बनने की जड़, रूट कॉज, टू नेशन थ्योरी। चलो, तो जो टू नेशन थ्योरी है वो इस बिलीफ, इस विश्वास पे बेस करती है कि भाई जो हिंदू है और जो मुस्लिम है ये दो सेपरेट नेशन बनाते हैं इंडिया के अंदर। टू नेशन थ्योरी किस बिलीफ, किस विश्वास पे आधारित थी कि हिंदू और मुस्लिम दो नेशन, दो कंट्री बनाती है एक अकेले इंडिया के अंदर, एंड दैट पॉलिटिकल सेपरेशन अलो कुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो प्रॉब्लम है, इसको पॉलिटिकल सेपरेशन ही दूर कर सकता है। 1933 में एक प्रपोजल बनाया गया जिसमें बताया गया कि भैया सेपरेट मुस्लिम नेशन बना देते हैं, जिसे कहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान सेपरेट मुस्लिम नेशन कॉल्ड, देखो पाकिस्तान की स्पेलिंग में डिफरेंस है ना। पाकिस्तान कब आया, ये 1933 में। ये जो नेम था वो कैसे ड्राइव किया गया था, जरा देखो। मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पर जो पाकिस्तान की करंट स्पेलिंग है वो नहीं है। ये जो पाकिस्तान है ये कैसे आया, देखो। पंजाब का पी, अफगानिस्तान का ए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर का के, सिंध का एस। ठीक है, और जो लास्ट थ्री लेटर्स हैं वो किससे आए, ये तान, बलूचिस्तान से। ठीक है बात। P for Punjab, A for Afghanistan, that was northwestern frontier province, K for Kashmir, S for Sindh, and Tan for Balochistan के last तीन word. It was later changed to Pakistan, और बाद में उसका इनाम क्या रख दिया गया बेटा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बात कब से शुरू हो गई थी, 1933 से। कांग्रेस ने भरपूर अपोज किया कि भैया हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफर खान, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब बोल रहे हैं हमें टू नेशन थ्योरी नहीं चाहिए। कौन भी बोल रहे हैं, देखो जरा यहाँ ध्यान से देखो, मोहम्मद अली जिन्ना भी बोल रहे हैं ये बात। अब आप बाद में जाके इनके विचार बदल जाएंगे, पर अभी तो ऐसा है कि नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 आया और इसने ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी किसको, इंडियंस को। इसने बोला ठीक है कि चलो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में आपको लॉज बनाने हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे, तो आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था उसको जो भी थोड़े बहुत लॉ बनाने हैं अपने स्टेट के लिए, तो चलो ठीक है बना लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। However, the governor's discretionary power were retained, पर गवर्नर की पावर तो उसके पास रहेगी। देखो आज तक है, आज सीएम के ऊपर बैठा हुआ है गवर्नर, चाहे तो वो सीएम की मतलब जो भी वर्किंग है उसमें इंटरफेयर कर सकता है, तो उस टाइम भी गवर्नर तो था ही। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, जो कि कब हुए, 1937 में। 1937 में अब इलेक्शन होंगे जिसमें कांग्रेस भी पार्ट ले रही है और मुस्लिम लीग भी पार्ट ले रही है। कांग्रेस swept the polls in 1937 election. swept का मतलब समझे ना, हर तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस। तो 1937 में जो इलेक्शंस हुए उसके रिजल्ट आए, तो कांग्रेस ने 7 प्रोविंस में, 11 प्रोविंस में से 7 प्रोविंस में किसकी गवर्नमेंट बन गई, कांग्रेस की। मुस्लिम लीग इस तरीके से हारी कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस पंजाब, सिंध और बंगाल में भी हार गई। अब मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहे हैं कि भाई अब कांग्रेस को कोalition बना लेना चाहिए, ठीक है, मुस्लिम लीग के साथ सारे ही प्रोविंसेस में।
वो ये भी चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग को भी रिकॉग्नाइज करे एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ ऑल मुस्लिम्स इन इंडिया। कि जो मुस्लिम लीग है ये पूरे इंडिया के मुस्लिम्स के रिगार्ड में बात करती है, तो पूरे इंडिया के मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मुस्लिम लीग है, इसको भी स्वीकार करे कांग्रेस। और कांग्रेस क्या अपना ले, जितनी भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस है वहाँ किसके साथ अलायंस बना ले, अलायंस नहीं कोलिशन बना ले, किसके साथ, कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीग के साथ। अब दो डिमांड दोनों ही अनफेयर लग रही है। सारे मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेटिव तो मुस्लिम लीग नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स तो कांग्रेस में भी हैं, तो इस तरीके से कांग्रेस भी मुस्लिम को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरी बात, जब कांग्रेस जीती है तो वो क्यों कोलिशन बनाएगी किसके साथ, मुस्लिम लीग के साथ। चलो, कांग्रेस ने इन डिमांड्स को रिजेक्ट किया, कोई बड़ी बात नहीं थी, सही किया। और इस तरीके से जो गैप था लीग और कांग्रेस के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, वो बढ़ता गया। लीग ने रिफ्यूज कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। और जिन्ना धीरे धीरे जो अभी टू नेशन थ्योरी के अपोज में थे, अब सपोर्ट में आ गया, बोलने लगे भैया ऐसे तो कांग्रेस ही सरकार बनाती रहेगी, हम माइनॉरिटी में रहेंगे, बेटर है कि हम दो नेशन बना लें और एक जगह मैं रूल कर लूँ, एक जगह ये रूल कर लें। फिर भैया कांग्रेस क्योंकि अब 7 सीट्स पे आ गई थी, तो कांग्रेस ने एजुकेशन में, पब्लिक हेल्थ में, सैनिटेशन में, किसानों की दशा में खूब सारे अच्छे अच्छे लॉज बनाए और सिविल लिबर्टीज भी रिस्टोर की, कुछ हद तक लोगों को राइट्स भी दिए। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चालू हुआ था 1939 में, ख़त्म हुआ था 1945 में, उस दौरान नेशनल मूवमेंट का क्या चल रहा था बेटा। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जिसको उस टाइम रन कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो वॉर में पार्ट लेने भी चले गए और उन्होंने कांग्रेस से कंसल्ट भी नहीं किया। विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस को कंसल्ट भी नहीं किया। और यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ी सी जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, सिविल लिबर्टीज थी इंडिया में, उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जो प्रोविंशियल कांग्रेस मिनिस्टर थे उन्होंने प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया, भाई अब हम भी गवर्नमेंट का पार्ट है, हमसे बिना पूछे आप लड़ने चले गए, हमारी सिविल लिबर्टीज भी खत्म कर दी, तो ऐसे सरकार में रहने का क्या फायदा। उन्होंने रिजाइन कर दिया। पर यहाँ पर किसी की हो गई बल्ले बल्ले, और वो बल्ले बल्ले किसकी हुई, मुस्लिम लीग की। बहुत खुश हुई मुस्लिम लीग, ओ वाह कितना अच्छा हुआ, ये जो कांग्रेस थी इससे बिना पूछे ये लोग लड़ने चले गए, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया और चलो अब किसी भी प्रोविंस पे कांग्रेस रूल नहीं है, बल्ले बल्ले। ये कौन बोल रहे हैं बच्चा, मुस्लिम लीग के लोग। उन दोस्तों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फाइनली ये अल्टीमेटली बुरा किसके साथ हो रहा है, इंडियंस के साथ। 1940 में जो मुस्लिम लीग थी उसने लाहौर सेशन किया, एक कांग्रेस सेशन भी होता है लाहौर में है ना, पर ये मुस्लिम लीग का है। मोहम्मद अली जिन्ना अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एज द लीग्स गोल, और 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना ने फाइनली डिक्लेयर कर ही दिया कि भाई अब तो हमारी मुस्लिम लीग का एक ही सोल मोटो है, पाकिस्तान बनाना, ना इंडिविजुअल सत्याग्रह। 1940 में ब्रिटिश ने कांग्रेस से बोला ठीक है भैया तुम्हें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए ना, हम देंगे, पर तुम हमें प्लीज वॉर में तो कोऑपरेट करो यार, आप यहाँ लड़ोगे वहां हम दूसरों से लड़ रहे हैं, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आ रहा किससे कैसे लड़ना है, वहां जा रहे हैं तो नाजीज से लड़ना है, इटली से लड़ना है, जर्मनी से लड़ना है, ठीक है, जापान भी वॉर में है, तो अब समझ में नहीं आ रहा। वो कांग्रेस से बोल रहे हैं ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेंगे पर अभी तो हमें कोऑपरेट करो। 1940 में गांधी जी ने बोला नहीं, इंडिविजुअल सत्याग्रह करो, एंटी वॉर स्पीचेस दो, अरेस्ट हो जाओ एक एक करके, और ये बताओ कि भैया हमें फोर्सिबली वॉर में लिया जा रहा है, हमारी कोई इच्छा नहीं है वॉर में जाने की, ब्रिटिशर्स जबरदस्ती करके हमें वॉर में ले जा रहे हैं।